मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले तो आप सभी को 9वीं कक्षा में जो है आप सभी का स्वागत है। तो अभी आप जो हैं 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में जो है उन्नति हासिल की है। तो पहले पाठ पढ़ने से पहले इसके कुछ किताब हैं। 2 किताब आपको जो है 9वीं कक्षा के अंतर्गत आते हैं और पहला किताब है स्पर्श भाग 1, जो 9वीं कक्षा के लिए द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक है। यह NCERT द्वारा निर्मित है और इस पाठ यानी यह एक है और आपको एक पूरक पाठ्य पुस्तक आएगा जिसका नाम है, शीर्षक है संचयन भाग 1। तो हम संचयन जो है बाद में पढ़ेंगे। तो स्पर्श भाग 1 में जो आपके लिए सिलेबस है, यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है। एक गद्य खंड है और एक पद्य खंड है। और कोविड-19 के वजह से जो है यहाँ पर बहुत सारा बदलाव किया गया है, यानी कुल 15 जो है अध्याय थे, उनको घटाकर जो है कुल 13 आपके लिए जो हैं अध्याय रखे गए हैं और केवल गद्य भाग में से जो है 2 अध्यायों को हटाया गया है। तो चलिए हम जो है स्पर्श भाग 1 में से जो है पहला अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी जो है इसके लिए एक नया सा नोटबुक बना लीजिए और आप 9वीं कक्षा में होने के कारण इस जो भी पढ़ाया गया विषय को ध्यानपूर्वक सुनकर जो है और जो भी मैं प्रश्न उत्तर जो है पाठ होने के बाद जो प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया जाता है उसे ध्यानपूर्वक सुनकर और उसे नोटबुक में जो है एक नया वाला नोटबुक कर लीजिए जो 200 पेज का, और उसमें जो है व्याकरण भाग के लिए एक अलग कीजिए और स्पर्श का जो अध्याय पढ़ाया है उसे एक जगह लिखिए और संचयन जो भी लिखाया गया है संचयन भाग से वह भी अलग से लिख कर रखिए ताकि आपको पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। तो चलिए पहला अध्याय है, इसमें वह है दुख का अधिकार। इसके लेखक हैं यशपाल जी। यहाँ पर आप उनका चित्र देख सकते हैं, यशपाल जी, जो इनका जो है चित्र यहाँ पर देख रहे हैं। यशपाल जो हैं इनका कार्यकाल रहा है 1903 से 1976। तो इनका कार्यकाल आप यहाँ पर भी एक जो है समझ सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु के बीच का जो काल है, यहाँ पर स्वतंत्र पूर्व काल भी यहाँ पर आता है। भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था तब इनका जन्म हुआ है। तो इन्होंने भी काफ़ी जो हैं स्वतंत्रता के लिए भी कुछ कविता हो या कहानी या उपन्यास लिखे हैं। तो चलिए इस पाठ को पढ़ने से पहले हम यशपाल जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। ठीक है, यशपाल का जन्म, इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में, यानी जो कहाँ जन्मे थे वहीं उनका जो है स्थानीय आरंभिक शिक्षा जो वहीं हुई और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। देखिए पहले अखंड भारत होने के कारण लाहौर यानी आज का जो पाकिस्तान है वह भी भारत में था। तो इनकी उच्च शिक्षा जो है लाहौर में हुई थी। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। देखिए जब ये विद्यार्थी थे, क्योंकि
उस समय इनका जो कार्यकाल है यह स्वतंत्रता पूर्व से जो है, तब वह विद्यार्थी जीवन में इनका भी जो क्रांतिकारी यानी देश को स्वतंत्रता दिलाना, उस गतिविधियों में ये भी जो है जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह जो आपको पता है आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। देखिए, कहीं लेखन लिखने से पहले जो हैं इन्होंने शहीद जो अमर भगत सिंह जो हैं उनके साथ मिलकर भी जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इन्होंने भी जो है उनके साथ भाग लिया था। और आगे देखेंगे यशपाल जी की प्रमुख कृतियाँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पहले 8वीं कक्षा में जो हैं आपके लिए कहानी के रूप में हुआ करते थे। अभी जो हैं आपका जो है आपका दिमाग का स्तर जो है बढ़ चुका है और आपको समाज के जो घटने वाले घटनाओं के बारे में आलोचना करने की शक्ति जो है ज़्यादा हो गई है। तो आलोचनात्मक या समाज में घटते हुए घटनाओं के बारे में लिखा गया पाठों को आपको बखूबी समझना है। तो चलिए यशपाल जी की प्रमुख कृतियां के बारे में देखेंगे। देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी। उसकी बात सभी जो हैं यह मैं अभी तक जो पढ़ा है ये सभी जो हैं उपन्यास हैं, जो नावल कहते हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी सभी कहानी संग्रह हैं। ये जो हैं कहानी संग्रह हैं। और सिंहावलोकन यानी ये जो उनकी आत्मकथा है, यानी खुद के बारे में उसमें उस कृति में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी तेरी उसकी बात जो ये कृति है इसके लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी इस कृति के लिए मेरी तेरी उसकी बात पर जो है यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। जो कहानियाँ हैं, जो कथा का रस जो है सर्वत्र मिलता है, यानी सभी में जो है कथा रस मिलता है। यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देखने के लिए क्या मिलता है, वर्ग संघर्ष, यानी वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग जो है उसके बीच का जो संघर्ष है, ठीक है, वह यहाँ पर देखने को मिलता है इनके कहानियों में। जो भी इनके साहित्य में मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य जो आपको पता है, जो किसी एक विषय पर जो है व्यंग्य करना, जो जैसे देखिए गरीबों पर जो है ज़्यादातर व्यंग्य नहीं किया जाता लेकिन अमीरों पर जो है किया जाता है, क्योंकि वह व्यंग्य किस तरह उनके जो बर्ताव से जो है व्यंग्य दिखते हैं। इन्होंने भी जो है आडंबरता, यहाँ पर व्यंग्य जो उनके रीति नीति हैं इसके वजह से उनको पकड़कर जो है यशपाल ने यहाँ पर व्यंग्य रूप में उनको भी दर्शाया गया है। इनकी कहानियों की विशेषता हैं, ये सब जो हैं उनकी कहानियों की विशेषता हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। उनका मेन जो प्रमुख रूप से जो है वर्ग संघर्ष हो, मनोविश्लेषण और पैनी व्यंग्यता जो है इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यशपाल यह मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। देखिए, यह जो है वर्ग संघर्ष के बारे में बताते बताते समाज में जो कुकृतियाँ हैं, रीति रिवाज हैं, उसे यह जो है अच्छा बनाना चाहते हैं। उसके लिए रास्ता बताते हैं कि सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता, केवल सामाजिक समानता होने से नहीं चलेगा, उसके साथ साथ जो है आर्थिक समानता, यानी आर्थिक यानी जो है उनका जो गरीब लोग गरीबी रह रहे हैं उनको अमीर के लिए उनकी जो प्रमुख कारण होता है आर्थिक तंगी। ठीक है, यशपाल ने अपनी रचनाओं में
हिंदी के अलावा, देखिए यशपाल केवल हिंदी के नहीं अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। इनके जो का साहित्य में जो है, कृतियों में जो है, ज़्यादातर हिंदी के अलावा उर्दू के भी और अंग्रेज़ों के शब्दों का भी इन्होंने बेहिचक यानी जहाँ सटीक लगता है वहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। तो चलिए आगे देखेंगे। यह है यशपाल की जो है संक्षिप्त, तो हम उनकी कवि जो लेखक परिचय को देख रहे हैं पाठ के पहले। तो चलिए आगे प्रस्तुत यानी जो आप दुख का अधिकार जो पहला अध्याय है उसके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त जो निचोड़ है यहाँ पर बताने की कोशिश की है इस 6 लाइन में। तो देखिए, प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास जो है समाज में बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है ऐसे जो सभ्य लोग होते हुए भी अंधविश्वास के वजह से उनमें जो दरार आती हैं और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि देखिए इनकी कहानी के जरिए जो अंधविश्वास है, ऊंच नीच के भेदभाव हैं, इसे बेनकाब करते हैं, पर्दाफाश करते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। जो दुख यानी जो आपको जो है दुख महसूस होता है किसी के जाने पर या किसी चीज़ को खो जाने पर, आपको दुख का अनुभव जो है, अनुभूति यानी अनुभव जो है सभी को समान रूप से, इस कहानी में यही यशपाल जी ने बताने की कोशिश की है कि दुख गरीब हो या अमीर में हो, समान रूप से होनी चाहिए, ऐसे कहते हैं। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता, धनी लोगों की यानी जो अमीर लोगों की अमानवीयता, जो मानवता का विलोम शब्द है अमानवीयता, और गरीबों की मजबूरी, गरीबों की जो है मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। तो यहाँ पर अमीरों की अमानवीयता को दर्शाया गया है इस कहानी में, और गरीबों की मजबूरी को भी जो है उजागर करना यानी प्रकाशित करना, उसे वर्णन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। यहाँ पर दुख का अधिकार आप जो है टाइटल में ही देख सकते हैं। तो दुख जो है सभी को तोड़ता है यानी झकझोर देता है, कमज़ोर बनाता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख हुआ है तो मातम मनाना यानी उसका जो है उसे महसूस करने की सबको जो है चाह होती है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं। दुख जो है क्षण से सामना करना यानी जो है अवश्य होना यानी उसमें डूब जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं, जो दुर्भाग्य लोग हैं, जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। यही जो है इस दुख के अधिकार में बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि दुख को भी उनको मनाने के लिए समय नहीं है, वह अधिकार उनको नहीं है, वह अवकाश भी उनको नहीं मिलता है। तो चलिए, ये तो था यशपाल जी के बारे में संक्षिप्त परिचय। उसके साथ साथ इस पाठ का जो है संक्षिप्त निचोड़ जो है हमने समझ लिया है। तो चलिए आगे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। इसका जो आप शीर्षक जो है देख सकते हैं, दुख का अधिकार। तो दुख का अधिकार, दुख यानी जो किसी वस्तु को खो जाने पर या जो प्रिय होता है, प्रियजन होते हैं, आपके निकटवर्ती होते हैं, उनको खोने पर जो है आपको दुख होता है। दुख का विलोम शब्द सुख है। तो दुख का अधिकार यानी यहाँ पर अधिकार यानी उसके पर जो है दुख को महसूस करने का भी अधिकार यानी उसके ऊपर जो है अधिकार चलाना। ठीक है, दुख का अधिकार जो है शीर्षक यहाँ पर बहुत ही बखूबी इसके अंत जब पाठ आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा दुख का अधिकार क्या होता है। तो चलिए
पाठ का विवरण हम प्रारंभ करते हैं। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि मनुष्यों की जो पोशाक हैं, जो पहनते हैं, जो सूट बूट पहनते हैं, कुछ लोग पैजामा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, कुछ लोग फटे जो हैं कपड़े, उनके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो कुछ फटे हुए रहते हैं। यही जो है श्रेणियों में उनको बांट देते हैं। श्रेणी यानी वर्ग में, तुम इस वर्ग में हो, तुम अगले यानी गरीब वर्ग या श्रीमंत, ऐसे आप जो है अमीर वर्ग जो है बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। तो यशपाल यहाँ पर बताते हैं कि जो आपका पोशाक ही जो है, यही जो है मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। दर्जा यानी पद। देखिए, यदि वह सूट बूट पहन कर आया है तो वह व्यक्ति, आप जो है देखने की दृष्टिकोण उसकी चेंज होती है। वही जो है एक दुबला पतला भूखा, उसके अंग जो शरीर पर जो कपड़े हैं वो फटे हुए हैं, तो उसका दर्जा आप जो है देखने का जो नज़रिया है वो आप बदल देते हैं। यही यहाँ पर यशपाल कह रहे हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं। देखिए, यही जो पोशाक हैं, जो बंद दरवाजे हैं, वह खोल देती हैं। परंतु कभी ऐसे भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। देखिए, जो यहाँ पर लेखक यशपाल कहते हैं कि तो ठीक है, पोशाक हमें जो है श्रेणी या दर्जा दिलाती हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि पिछले यानी निचले वर्ग जो हैं, कहीं ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए अनुभूति करना भी जो है दूर की बात है। अनुभूति करना, ठीक है, समझना चाहिए। जो समाज के नीचे लोग हैं यानी निम्न लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इस कथा के जरिए जो है यहाँ पर निचली समाज यानी जो आर्थिक परिस्थिति से गंभीर हो, वह से लोगों के बारे में अभी हमें सोचना होगा। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें का कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि पोशाक ही जो है, जो समाज में दर्जा जो है, लेखक पहले ही कह चुके हैं कि पोशाक से ही आपका दर्जा जो है, आपको जो दर्जा दिया जाता है, निश्चित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने एक कटी पतंग की उदाहरण दिए हैं, जो तारों पर ऊपर अटकी हुई आपने देखा होगा, जो कटी हुई पतंग है वह आपके तो हाथ नहीं लगती है, ना नीचे गिरती है, जब उसका तेज हवा लगने पर वो फड़फड़ाती रहती है। उसी प्रकार जो है जो पोशाक है हमें नीचे गिरने नहीं देती है। इसका सटीक उदाहरण जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए, अगला जो दृश्य है आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक जो अधेड़ उम्र की जो महिला है वह खरबूजे लेकर बैठी हुई है। वहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं एक बाजार का जो नज़रिया है, यहाँ पर एक नज़ारा है, देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे ढलिया का अर्थ होता है छोटी टोकरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ढलिया में, और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। यहाँ पर जो है आप इस दृश्य में देख सकते हैं कि एक जो फुटपाथ पर जो है ढलिया में कुछ खरबूजे जो ढलिया में कुछ बिखरे हुए आप देख सकते हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। वह बेचने के बजाय जो है वह बाजार में खरबूजे के पास बैठकर अधेड़ उम्र की जो महिला है वह रो रही थी।
खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्यों आगे नहीं बढ़ता, यह जो है आगे आपको कथा में समझ में आएगी। तो खरीदने वाला कोई नहीं था। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। फपक फपक यानी थोड़े थोड़े देर बाद याद आकर जो है रोना, अचानक रोना, उसे हम फपक फपक कर रोना कहते हैं। यहाँ पर बेचने के बजाय वह अपना जो है अपना सिर जो है छिपाकर, घुटनों के बीच छिपाकर फपक फपक कर रो रही है। उस रोने का कारण क्या है और वह उस खरबूजे को क्यों नहीं खरीद रहा है, यह हम जो है अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अभी तक जो है आपने यशपाल के बारे में जानकारी हासिल की और दुख का अधिकार के अंतर्गत मनुष्यों की जो पोशाक किस प्रकार जो समाज में दर्जा को निश्चित करती है उसके बारे में समझा। और यहाँ पर जो अधेड़ उम्र की औरत है उसके खरबूजे क्यों नहीं बेच रहे हैं और वो क्यों रो रही है, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।